नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे त्योहारों के लिए आज से 7 विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। कल राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया। सेना के इस निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पादित की हुई चीजें ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वदेशी हथियारों के कारखानों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने 130 करोड़ भारतवासियों को वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत पर अमल करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है, चाहे वे हिमालय की चोटियां हों, मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां। उन्होंने कहा कि लोंगेवाला में भारत ने असीम शौर्य का परिचय दिया और जब भी भारतीय सैनिकों की गाथा लिखी और पढ़ी जाएगी, इस युद्ध को जरूर याद किया जाएगा। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहता है जो आक्रमणकारियों और घुसपैठियों से निपटने में सक्षम होता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ने और परिस्थितियों के बदलने के बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है, तत्परता ही प्रसन्नता का आधार है और शक्ति ही विजय का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सही उत्तर देने के लिए हमारे पास शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया समझ चुकी है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं। पैरामेडिकल फोर्सेज से एक के बाद एक इस प्रकार निर्णयों के अनुकूल भारत में भी मेरे देश के युवा ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना करके लाएंगे, हमारे सेना के जवानों की, हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी,
हाल के दिनों में अनेक स्टार्टअप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए। डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। भारत ने शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में गोलीबारी पर जबरदस्त विरोध दर्ज किया। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाना निंदनीय है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। विदेश मंत्री ने कल 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की। ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में पूर्वी एशिया सम्मेलन के महत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और इसे नेताओं के लिए रणनीतिक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का मंच बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता तथा नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल नेताओं को कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को दिए भारत के सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों को किफायती और पहुंच वाली कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मदद करने को प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में सभी देशों की रुचि बढ़ रही है। ये आसियान का केंद्र भी है। उन्होंने आसियान और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल के बीच समानता की सराहना की। चीन सागर में हो रही गतिविधियों पर डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बातचीत तीसरे पक्षों के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र समझौते के समुद्र संबंधित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड के बाद की स्थिति आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। सम्मेलन में हनोई घोषणा स्वीकार की गई। इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक सहयोग के लिए कहा गया। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से अब केवल 5.48% में ही संक्रमण मौजूद है। इस समय 4,80,000 रोगी इलाज करा रहे हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक है। सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है। देश में इस समय कोरोना मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। कोरोना से अब तक 1,29,188 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 9,29,000 से ज्यादा जांच की गई। अब तक 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 1,124 नए रोगियों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,87,240 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,70,931 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 995 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 67,87,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 215 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 185 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,512 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 71 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 6 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,797 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में कमी आ रही है। कल 1912 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी कम होकर 17,154 हो गई है। तमिलनाडु में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 96.22% हो गई है। राज्य में पिछले कई सप्ताह से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए संक्रमित होने वाले रोगियों की संख्या से अधिक है। कोविड-19 संक्रमण से चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित रहा, लेकिन यहाँ भी स्वस्थ होने की दर 96% है। राज्य में कोविड-19 की मृत्यु दर 1.51% है, जबकि चेन्नई में ये दर 1.81% है। राज्य में 8 जिलों में 12 लोगों की इस महामारी से कल मौत हुई। एक अच्छी खबर ये भी है कि चेन्नई को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1000 से कम हो गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। ओडिशा में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या कल 10,000 से कम हो गई। राज्य में पिछले कई महीनों में पहली बार उपचाराधीन रोगियों की संख्या कम होकर 9,827 हो गई। कल 1,271 रोगी स्वस्थ भी हुए, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,96,516 हो गई है। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,07,906 है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जालिम लोशन का पैगाम आपके नाम। दीपावली खुशियों से मनाइए, आतिशबाजी सावधानी से चलाइए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे त्योहारों के लिए आज से 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पटना में बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक के पहले भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी। इस बैठक में दल के नेता का चयन किया जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक होंगे। इसके अलावा पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे। बैठक के बाद चारों दल राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपेंगे। इसके बाद एनडीए के नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
राज्यपाल एनडीए के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी एनडीए को समर्थन दिया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आज से 7 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें से 5 रेलगाड़ियां गुवाहाटी सिकंदराबाद, गुवाहाटी पुणे, न्यू तिनसुकिया रांची, गुवाहाटी हावड़ा और अगरतला हावड़ा के बीच चलाई जा रही हैं। 2 अन्य रेलगाड़ियां अगरतला और प्रयागराज के बीच चलेंगी। गुवाहाटी सिकंदराबाद रेलगाड़ी आज सुबह 11:45 पर गुवाहाटी से रवाना होकर मंगलवार को दोपहर 1:45 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। आज और कल 2 विशेष रेलगाड़ियां दोपहर 2 बजे अगरतला से रवाना होंगी और 17 और 18 नवंबर को दोपहर बाद 4:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी। 17 नवंबर को न्यू तिनसुकिया रांची स्पेशल ट्रेन दोपहर 12 बजे न्यू तिनसुकिया से रवाना होकर 19 नवंबर को रांची पहुंचेगी। एक अन्य स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर को सुबह 7:45 से गुवाहाटी से चलकर 18 नवंबर को सुबह 6 बजे हावड़ा पहुंचेगी। अगरतला हावड़ा रेलगाड़ी 18 नवंबर को त्रिपुरा से सुबह 6 बजे चलकर 19 नवंबर को रात 8:30 पर हावड़ा पहुंचेगी। लॉकडाउन के कारण आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा और दिल्ली के बीच शुरू की गई दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन से अब तक 4 करोड़ लीटर से अधिक दूध की ढुलाई की जा चुकी है। लॉकडाउन से पहले रेनीगुंटा से दिल्ली तक दूध की आपूर्ति मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दूध के टैंकर जोड़कर की जाती थी। लॉकडाउन के दौरान सामान्य रेल सेवा बंद हो जाने के कारण 26 मार्च से दूध दुरंतो की शुरुआत की गई थी। 15 जुलाई से इसे प्रतिदिन चलाया जा रहा है। ये रेलगाड़ी रेनीगुंटा से दिल्ली की दूरी 34 घंटे में तय करती है। अब तक दूध दुरंतो स्पेशल रेलगाड़ियों का 167 बार प्रचालन हो चुका है। दीपावली कल पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई। ये त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस और निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रकाश पर्व दीपावली की बधाई दी है। श्री बाइडेन और उनकी पत्नी ने हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखों लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के लिए सुरक्षित, अच्छे स्वास्थ्य और आनंदमय नववर्ष की कामना की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी तस्वीर साझा की। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। हिंदू संवत वर्ष 2077 की शुरुआत के अवसर पर कल शाम विशेष मुंबई शेयर बाजार के मुहूर्त सत्र के शुरू में सूचकांक में 381 अंकों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई। 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 380.76 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 43,823.76 पर खुला। बाद में सेंसेक्स 194.98 अंकों की वृद्धि के साथ 43,637.98 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 117.85 अंकों या 0.93% की बढ़त के साथ 12,808.65 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला। ये 60.30 अंकों की बढ़त के साथ 12,780.30 पर बंद हुआ। देश के विभिन्न भागों में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा विशेष रूप से धार्मिक श्रद्धा और भक्तिभाव से की जा रही है। बड़ी संख्या में विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूद भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कोविड महामारी के चलते ऐतिहासिक गोवर्धन परिक्रमा की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। प्रमुख कार्यक्रम आज केशव देव गोडिया मठ में आयोजित किया जाएगा। लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पसंद के 56 व्यंजन बनाकर उनका भोग लगा रहे हैं और गाय के गोबर से पहाड़ी नुमा गोवर्धन तैयार कर रहे हैं। इस अवसर
पर गोवंश की पूजा करने की भी परंपरा है। चित्रकूट में आज मशहूर लठमार दीवारी और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में पतंगे नजर आने लगी हैं। यहाँ पर दीपावली के अगले दिन जमघट को पतंग उड़ाने की परंपरा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जय जय गोवर्धन महाराष्ट्र में सभी धार्मिक और पूजा स्थल कल से खोल दिए जाएंगे, लेकिन संबद्ध धार्मिक स्थलों के प्राधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। वे आवश्यक समझें तो स्थानीय स्थितियों के अनुसार इन दिशा निर्देशों में आवश्यक निर्देश शामिल कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय जिम्मेदारी के साथ दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थल कल से खुलने के साथ साथ इन स्थलों के प्रशासन तथा श्रद्धालुओं के ऊपर कई मार्गदर्शक नियमों का पालन करने की कठिन जिम्मेदारी होगी। 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग, कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है। फेस मास्क या कवर का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं 6 फुट की सुरक्षित दूरी का पालन और धार्मिक स्थल के परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल उचित जगह पर रखकर हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। इन स्थानों के प्रवेश द्वार पर तथा अंदर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थानों में किसी भी मूर्ति, प्रतिमा या पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद या अन्न चढ़ावे को और तीर्थ तथा अन्य पवित्र जल के वितरण या छिड़कावे पर प्रतिबंध होगा। धार्मिक स्थानों के प्रशासन तथा श्रद्धालुओं पर इन नियमों के साथ साथ कई अन्य नियमों का पालन करके सभी को सुरक्षित रखने की काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का जीवन सादगी भरा था और वो भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किए, प्रेरणादायी साहित्य का सृजन किया और स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वदेशी को भरपूर समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा से आज कई राज्यों में 50 से अधिक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ जिंसों की खरीद कर रही है। वर्ष 2020-21 के खरीफ मौसम के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश से 278 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 22.89% अधिक है। पिछले वर्ष इस समय तक 226 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। मौजूदा खरीफ मौसम में 52,557 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से लगभग 24 लाख किसानों को लाभ मिला है। खेल मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत निजी क्षेत्र की 500 अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है। ये सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से अगले 4 वर्ष तक खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाएगी। इसके तहत निजी क्षेत्र की अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि, अकादमी में उपलब्ध कोचिंग के स्तर, खेल के मैदान और संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, खेल विज्ञान सुविधाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर अकादमियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहले चरण में सहायता के लिए 2028 के ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए 14 स्पर्धाओं की पहचान की गई है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इन संस्थानों को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासतौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचे के स्तर, संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सकेगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद कल सिडनी में अपना पहला आउटडोर प्रशिक्षण सत्र शुरू किया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 एकदिवसीय मैच, 3 2020 मैच और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। तीनों एकदिवसीय मैच 27 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद 3 2020 मैच होंगे। टेस्ट श्रृंखला 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगी। कप्तान विराट कोहली पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण आखिरी 3 मैच नहीं खेलेंगे।
अफगानिस्तान की सेना ने इस महीने के शुरू में काबुल विश्वविद्यालय में किए गए आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने बताया कि विशेष बलों ने इस हमले की साजिश रचने वाले मोहम्मद आदिल को काबुल में की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। इससे पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा था कि विश्वविद्यालय में हुए हमले के पीछे आदिल का हाथ था। आदिल का संबंध तालिबान से जुड़े आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क के साथ था। सालेह ने कहा कि हमले का उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना, उसे बदनाम करना और लोगों की नजरों में कमजोर साबित करना था। इस महीने की 2 तारीख को 2 बंदूकधारियों ने विश्वविद्यालय कैंपस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस घटना में 22 लोग मारे गए थे और 27 लोग घायल हुए थे। कार्रवाई के दौरान सेना ने हमलावरों को मार गिराया था। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 19 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर और लेह में बर्फबारी की संभावना है। गिलगित में भी बर्फबारी की संभावना है। तापमान 5 और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। तापमान 3 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में आसमान साफ रहेगा। तापमान 18 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गुवाहाटी में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। और रवीना, बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। सिद्धार्थ, दीपावली के अवकाश के कारण ज्यादातर समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के ई पेपर पर नजर डालें तो नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोंगेवाला की अग्रिम चोटी पर टैंक पर सवार होकर जवानों के हौसले बढ़ाने को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, टैंक पर चढ़े मोदी, जवानों में भरा जोश, दुश्मन को चेतावनी, भारत को आजमाया गया तो मिलेगा प्रचंड जवाब। द स्टेटमेंट्स लिखता है, भारत के संयम की परीक्षा न लें, हमें जवाब देना आता है। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन को लेकर भारत के पाकिस्तानी उच्चायोग से विरोध दर्ज कराने को हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से दिया है। महाराष्ट्र में कल से धार्मिक स्थल खोले जाने को नवभारत टाइम्स ने अपनी अहम खबर बनाया है और सुर्खी दी है, कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल। सरकार ने धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय मुंह पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। द एशियन एज की खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में परंपरागत चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। घरेलू शेयर बाजारों के कल रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छूने को नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, नए संवत की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड ऊंचाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा।
और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे त्योहारों के लिए आज से 7 विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।